Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today is the last class of the chapter Employee Cost. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Cost Accounting Standard 7 क्या बोलता है regarding Employee Cost. So Employee Cost basically है क्या? The aggregate of all kind of consideration paid, payable and provisions made for future payments for the services rendered by employees of an enterprise. मतलब वो बोल रहा है कि कोई भी कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड जो कि पे हो चुका है या फिर फ्यूचर में इट इज़ पेएबल या फिर ऐसा कुछ अगर प्रोविजन बनाया गया है जो कि फ्यूचर में उस एम्प्लॉय को उसके सर्विस के बदले पे करना पड़ेगा. सो ये सारा चीज़ का जो एग्रीगेट होता है दैट इज़ नोन एज योर एम्प्लॉय कॉस्ट. मतलब इसमें उनका वेजेस आता है, उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है वो आता है, उनको जितना बोनस मिलना चाहिए वो आता है, सारे पर्क्स और अलाउंसेस ये सब कुछ आते हैं. सो हमें बेसिकली ये पढ़ना है अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कि कौन सा चीज़ एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा और कौन सा चीज़ एम्प्लॉय कॉस्ट से एक्सक्लूडेड होगा. ठीक है. कंसिडरेशन इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स. राइट, जो लोग एडहॉक बेसिस पे रहते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब कर रहे होते हैं उनको जितना पेमेंट मिलना रहता है वो भी आपका लेबर कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है. एंड बेनिफिट्स एज एप्लीकेबल और एनी पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के बिहाफ से अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उनके चिल्ड्रन का जो एजुकेशन का फ़ी है अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ तो उस केस में दैट विल ऑल्सो बी नोन एज लेबर कॉस्ट. ठीक है. ये डायग्राम देखते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिकली दो तरह के हैं, जो एक है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. सो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? दोज एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्टली एट्रीब्यूट आप कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट. लेट्स से इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस चीज़ को जो लोग बना रहे थे खुद उन लोगों के ऊपर हम लोग जितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि यस इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने एम्प्लॉयज़ का इतना खर्चा आया है. लेकिन जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हैं या फिर जो लोग सेल्स में हैं हम लोग उनका डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ. राइट. नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल रहा है. फिर बोल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट. राइट. तो ये क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट? कौन सा प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना चाहिए वाइल मेजरिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट? दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. हमें पता है इनडायरेक्ट वो है विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेसेबल और डायरेक्ट वो है, और जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. राइट. एम्प्लॉय कॉस्ट को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं मेजरमेंट में आसानी रहेगी करके. फर्स्ट होता है टाइम बेसिस. इफ डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंज्यूम्ड फॉर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. मतलब अगर डायरेक्टली हम लोग उसको ट्रेस कर पा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम हुआ था उस बेसिस पे हम लोग उनको पे करेंगे. और नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर बेसिस. मतलब अगर ये डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से एट्रीब्यूटेबल है और आइडेंटिफाइबल है तो हम लोग उसको कॉस्ट सेंटर बेसिस पर जो है मेजर करेंगे. और यहाँ पर हमें कुछ और प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि हमें जब एम्प्लॉय कॉस्ट को मेजर करना है तो हमें कौन से चीज़ों को इंक्लूड करना है और कौन से चीज़ों को एक्सक्लूड करना है. सो यहाँ पर 6 आइटम्स हमें दिया है जो कि हमें इंक्लूड करना है. फर्स्ट है कि आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को आइदर इन कैश और इन काइंड. ठीक है. कैश मतलब क्या? डायरेक्टली आप मनी उनको पे कर रहे हो. और काइंड का मतलब क्या होता है? हमने तो पढ़ा ही है. काइंड का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल आपने उनको घर दे दिया है रहने के लिए,
फर्निश्ड हाउस दे दिया रहने के लिए, या फिर आपने उनको जो ऑफिस में उनका एक मील को आपने फ्री कर दिया. सो दीज आर पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉई इन काइंड. ठीक है, डायरेक्टली कैश नहीं दिया जाता, रैदर काइंड में उनको पे किया जाता है. सेकेंड है ऑल काइंड्स ऑफ अलाउंसेस, राइट, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस या फिर जितना जितना अलाउंसेस हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है वो सब एप्लीकेबल होगा यहाँ पर. नेक्स्ट है आपका बोनस, एक्सग्रेशिया, शेयरिंग ऑफ सरप्लस, रेम्यूनरेशन पेएबल टू मैनेजरियल पर्सन. ये सारे जितने भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं ये सब कुछ आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा. लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रेम्यूनरेशन पेएबल टू मैनेजरियल पर्सन है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर ही एप्लीकेबल होगा. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स पे ही एप्लीकेबल होगा. किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है उन पर वो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट. Any amount of amortization arising out of voluntary retirement, retrenchment and termination. जब भी आपका एम्प्लॉय सेपरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन से तो उनको जितना भी अमाउंट पे किया जाता है बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड टू योर कंपनी, उन सारे चीज़ों को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें? वाइल मेजरिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट. नेक्स्ट है अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो कोई भी नॉर्मल रीज़न की वजह से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी नॉर्मल रीज़न की वजह से एम्प्लॉय पेमेंट में कोई वेरिएंस अराइज होता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में कोई डिफरेंस आता है, सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर एम्प्लॉय कॉस्ट. नेक्स्ट है एनी काइंड ऑफ पर्क्यूजाइट्स. जो भी हम लोगों ने टैक्सेशन में पर्क्स पढ़े हैं वो सब भी तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा एम्प्लॉय कॉस्ट में, राइट. नेक्स्ट हमें देखना है एक्सक्लूड क्या क्या होगा. जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो हम लोगों ने यहीं पर ही पढ़ लिया था कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा दैट विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉय कॉस्ट. सेकेंड इज योर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम? द आवर्स स्पेंट एज आइडल टाइम मल्टीप्लाइड विद उनका जितना भी आवर्ली रेट होगा, एक घंटे में वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं उनका रेट कितना है, मल्टीप्लाइड विद उन्होंने कितने टाइम को ऐसे ही आइडल गवा दिया, ऐसे ही वक्त को ज़ाया कर दिया, दैट विल बी नोन एज योर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम. तो आइडल टाइम को कभी भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, इट विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट. थर्ड है वेरिएंसेस अगर आपका अराइज होता है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस. ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अगर नॉर्मल रीजंस में कोई वेरिएंस अराइज होता है सो दैट विल बी इंक्लूडेड, लेकिन एबनॉर्मल रीजन मतलब जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था अगर वैसा चीज़ हो जा रहा है, लेट्स से फायर ऑकर हुआ आपके गोडाउन में, आपके वेयरहाउस में, तो वैसे सारे केसेस में जितना भी वेरिएंस अराइज होता है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉय कॉस्ट. फोर्थ क्या है? एनी एबनॉर्मल पेमेंट टू एन एम्प्लॉय विच आर मटीरियल एंड क्वान्टिफाइबल. अगर एम्प्लॉय को आप कोई भी एबनॉर्मल पेमेंट कर रहे हो जो कि मटीरियल है या फिर उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, सो उस केस में ये जो एबनॉर्मल पेमेंट है दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट. फिर क्या बोल रहा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ये वाला चीज़ भी डाल देता है. कोई भी पेनल्टीज या फिर डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और थर्ड पार्टीज, ये सब चीज़ें भी आपको इंक्लूड नहीं करना है कभी. अब जब हम लोग आगे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो पेनल्टीज होता है या फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए डैमेज का पे करना पड़ रहा है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को या फिर किसी थर्ड पार्टी को, तो वो वाला एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा. फिर बोल रहा है रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज टूवर्ड्स बेनिफिट्स प्रोवाइडेड. ओके, कभी कभी क्या होता है ना, एम्प्लॉय से हम थोड़ा बहुत कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं, जैसे कि लेट्स से हम लोग आपको घर प्रोवाइड कर रहे हैं, घर का जो रेंट है दैट इज़ 10,000 और उसके बदले हम लोग आपसे 2,000 रुपये लेंगे. सो 10,000 से 2,000 रुपये को माइनस कर दिया जाएगा
ऐसे होता है उनका कैलकुलेशन। तो ये वाला जो है ये आप न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट कॉमन सेंस, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। फिर है कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर। आपका लेबर टर्नओवर अगर बार बार इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में आपका रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ता है। आप नया रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, आपका ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ता है। तो इसीलिए अगर लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो कॉस्ट इंक्रीज होता है दैट विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉई कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मतलब क्या है? जहाँ पर एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो रहा है। जैसे कि ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि एनी अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन, अगर इन सारे अमाउंट में इन सारे बेनिफिट्स में कुछ भी अमोर्टाइज किया जा रहा है सो वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन अगर अनअमोर्टाइज है तो दैट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बस इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इसको समझ लो, क्योंकि दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या बोल रहा है। हमें इसका एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक पे जो दिया है 5 लाख, क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट में होगा, इंक्लूड होगा? यस, ये इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इज 2 lakhs। ठीक है, और फर्दर बोल रहा है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इज 40,000। ठीक है, आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो 2 लाख रुपए का घर आप प्रोवाइड कर रहे हो, और मतलब उस घर का आप रेंट पे कर रहे हो एम्प्लॉय का 2 लाख रुपए, और आप एम्प्लॉय से अगेन रिकवर कर दे रहे हो 40,000। तो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना आएगा? आपके पॉकेट से कितना जा रहा है? 2 लाख माइनस 40,000, राइट? सो ये होगा और ये वाला नहीं होगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये क्या होगा? क्या ये इंक्लूड होगा? खुद सोचो आप लोग। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में 75,000, तो क्या ये होगा, इंक्लूड होगा एम्प्लॉय कॉस्ट में? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये तो एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से दे रहा है और ये एक नॉर्मल कॉस्ट है। फिर आ रहा है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना इंक्लूड। क्यों? क्योंकि ये है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। फिर है रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ 67,000। यस, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप कुछ भी रियम्बर्स कर रहे हो तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। फिर आता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली मेम्बर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर 19,000। यस, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर है फेस्टिवल बोनस ऑफ 20,000। यस, बोनस तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा। और क्या बोल रहा है? फेस्टिवल एडवांस ऑफ 30,000। फेस्टिवल एडवांस जो है ना, कोई भी एडवांस जब पे किया जाता है सो दैट बिकम्स अ रिकवरेबल अमाउंट। और कोई भी अगर आप अमाउंट एम्प्लॉय को दे रहे हो विच विल फर्दर बी रिकवर्ड, जो आप एम्प्लॉय से अगेन आप ले लोगे। लेट्स से मैंने आपको ये पेन दिया, फिर 3 महीने बाद ये पेन मैंने आपसे ले लिया, तो पेन तो मेरे पास आ ही गया ना, तो मेरे पॉकेट से तो नहीं गया, तो इसीलिए ये एक रिकवरेबल अमाउंट है और ये आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, इसका एक बार हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। बेसिक पे यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका नेट कॉस्ट टू एम्प्लॉयर टूवर्ड्स लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, राइट? ये आपका 2 लाख से 40,000 माइनस होके 1,60,000 आ जाएगा। फिर क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, यस, ये भी ऐड होगा। फिर मेडिकल एक्सपेंस का रियम्बर्समेंट, ये भी हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर फैमिली मेम्बर्स, ये भी ऐड होगा।
और फेस्टिवल बोनस जो आपको पे किया जाता है ये भी ऐड हो जाएगा। और जो फेस्टिवल एडवांस होता है इट इज़ अ रिकवरेबल अमाउंट, हैंस इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एम्प्लॉई कॉस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ग्रॉस पे आपका दिया है 10,30,000, जिसमें से कि बोला है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉयज 25,000। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आइडल टाइम का कॉस्ट है इसको हमें एक्सक्लूड करना है, तो हमें इसको ऑब्वियसली यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। सो आपका जो ग्रॉस पे है वो कितना हो जाएगा, 10,30,000 माइनस आप लोगों का कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम जितना है दैट इज 25,000, तो ये आ गया आपका 10,05,000 रुपीज़, राइट। फिर है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हो एम्प्लॉई को वो कितना है, ब्रैकेट में दिया है द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, तो एम्प्लॉयर का खुद का ही घर है जो भी आप एकोमोडेशन पे कर रहे हो, एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर खुद का घर है तो उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा अगर यूज़ कर रहा है एम्प्लॉय, तो डेप्रिसिएशन ऑफ एकोमोडेशन इज 1,00,000 रुपीज़, ये आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द एकोमोडेशन, राइट। अगर आप लोगों ने एम्प्लॉय को ये प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप लोगों ने प्रोवाइड किया है तो मेंटेनेंस चार्ज जो है घर का वो तो आपके खुद के पॉकेट से जाएगा, सो दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। फिर बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर दिस अकोमोडेशन इज 3,000, तो ये भी आपका इंक्लूड होगा क्योंकि टैक्स तो आपको पे करना ही है। सो ग्रॉस पे में हम क्या ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, उसमें आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,00,000 का, फिर आपका मेंटेनेंस चार्जेस आ जाएगा 90,000 का, और फाइनली आपका जो म्युनिसिपल टैक्स पेड है वो भी आ जाएगा 3,000 रुपीज़ का। फिर यहाँ पर पीएफ की बात हो रही है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इज 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, एंड दिस 1,00,000 ऑल्सो इंक्लूड्स अ पेनल्टी ऑफ 2,000 फॉर वायोलेशन ऑफ पीएफ रूल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पेनल्टी होता है, पेनल्टीज़ को हमें एक्सक्लूड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम लोग 1,00,000 से माइनस कर देंगे 2,000, राइट। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सक्लूडिंग पेनल्टी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 98,000 और ये आ गया आपका 1,93,000। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये तो एम्प्लॉय के पॉकेट से जा रहा है तो ये तो आपका इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका जो फाइनल एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा इन सबको ऐड करने पे दैट विल बी 12,96,000। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दैट इज, यहाँ पर हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है विथ द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ओनली, एक ट्रायल बैलेंस हमें दिया है और हमें बोल रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सो हम लोग देखते हैं हमें इनमें से किन किन चीज़ों को ध्यान में लेना है। मटीरियल्स कंज्यूम्ड, ये हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट होगा क्या, नहीं होगा, ये तो आपका मटीरियल कॉस्ट है। नेक्स्ट है सैलरीज, यस सैलरी आपका हो जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट में। फिर है एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है ना ये हम लोग नहीं करेंगे इंक्लूड, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्सक्लूजन्स में कि कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, रिक्रूटमेंट कॉस्ट या फिर ट्रेनिंग कॉस्ट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। सो एम्प्लॉय कॉस्ट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट है परक्यूजाइट्स पेड टू एम्प्लॉयज़, 4,50,000, यस ये चीज़ हमें ये आ जाएगा हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड में आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे दिस इज़ 4,00,000 का अमाउंट, ये भी आपका आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था बोनस या फिर एक्सग्रेशिया जो भी हम पे कर रहे हैं दैट विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट है लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन, ये कितना है, 3,00,000 रुपए का है, दिस इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़, यहाँ पर कुछ उनसे रिकवर नहीं किया गया है सो ये पूरा का पूरा 3,00,000 जाएगा।
फिर है आपका फेस्टिवल बोनस 50,000 का, ये भी आपका जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर आपका अनअमोर्टाइज्ड वर्ड आ जा रहा है सो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, राइट। फिर हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या है। स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉई सैलरी। अगर एम्प्लॉई सैलरी के लिए गवर्नमेंट से आपको कुछ मिल रहा है तो ये आपका टोटल जितना आएगा ना उससे आपको माइनस करना है। दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। कितना है, 2,75,000 का। फिर बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट। ओके, ये एक रिकवरी का अमाउंट दिया है फ्रॉम एम्प्लॉई आउट ऑफ पर्क्यूजाइट्स एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर उनको कितना पर्क्यूजाइट्स मिल रहा था, 4,50,000 का पर्क्यूजाइट मिल रहा था, जिसमें से कि वो लोग रिकवर कितना कर लेंगे, 35,000 का वो लोग रिकवर कर लेंगे। तो उनके पास कितना बच जाएगा, 4,50,000 माइनस 35,000। तो एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के पॉकेट से कितना जाएगा, कंपनी के पॉकेट से जाएगा 4,50,000 माइनस 35,000, दैट विल बी 4,15,000। अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या बोल रहा है। सैलरीज 15 लाख, यस। नेट कॉस्ट ऑफ पर्क्यूजाइट्स टू एम्प्लॉयज अभी अभी देखा हम लोगों ने, 4,15,000। लीज रेंट 3 लाख। फेस्टिवल बोनस 50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, यस, 4 लाख, ये भी दिया है हमें। और फाइनली ये वाला जो है गवर्नमेंट से वो लोग जो सब्सिडी रिसीव करते हैं वो तो ऑब्वियसली हम लोग टोटल जितना एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा उससे माइनस करेंगे। सो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पर इसको लेस किया जा रहा है आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। सो फाइनली ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एम्प्लॉय कॉस्ट जो आ जाएगा दैट इज ₹23,90,000। ठीक है। फिर हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक है उसमें आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं यानी कि उसका जब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं तो किस चीज़ को कैसे हमें किस फॉर्मेट में लिखना है। बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है दैट शैल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। ओके, सो जब भी हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाते हैं ना तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, पहले रहता है आपका मटेरियल कॉस्ट, फिर रहता है एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर रहता है आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इन तीनों को मिला के आपका बन जाता है प्राइम कॉस्ट। सो यहाँ पर वही चीज़ ही बोल रहा है कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है वो उसको आपको सेपरेटली दिखाना है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या, हर वो एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को हमें क्या करना है, जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको सेपरेटली स्टार्टिंग में दिखाना है क्योंकि वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट एलिमेंट है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट shall be presented in cost statement as a part of overheads relating to respective functions. For example, manufacturing या फिर administration या फिर marketing. See, जब हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाते हैं तो प्राइम कॉस्ट हो गया हम लोग का। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फैक्ट्रीज कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। तो उसमें हम लोग प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड या फिर हम लोग बोलते हैं फैक्ट्रीज ओवरहेड, वो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉई है हु इज़ वर्किंग इन द फैक्ट्री तो उसका जितना कॉस्ट आएगा अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है सो वो डायरेक्टली कहाँ पर एट्रीब्यूटेबल होगा, वो हो जाएगा आपका वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। सिमिलरली कोई एक एम्प्लॉय है जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालता है, सारा जो लीगल वर्क है वो सब संभालता है, तो उनका जो कॉस्ट, वो तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हुए, तो उनका जो कॉस्ट है दैट विल बी रिटन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेक्शन।
फिर जो मार्केटिंग में होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, उनका कहाँ पर लिखा जाता है? उनका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मार्केटिंग ओवरहेड्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ ही बोला जा रहा है। फिर बोल रहा है थर्ड पॉइंट में, द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल फर्निश द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कैटेगरी वाइज सच एज वेजेस, सैलरीज टू परमानेंट, टेम्पररी, पार्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कॉस्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को ऐसे बनाया जाना चाहिए या फिर उसके साथ इन सारे रिसोर्सेज को भी फर्निश करना चाहिए। कौन से रिसोर्सेज? कि आपका टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है और उसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए सो दैट आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को कितना सैलरी दिया गया, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को कितना वेज पे किया गया, जो लोग पार्ट टाइम है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं उन लोगों को कितना पीस रेट पेमेंट किया गया, कौन से एम्प्लॉय को कितना ओवर टाइम पेमेंट किया गया, कितने टाइम के लिए किया गया, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी हमें कैटेगराइज करके बताना है। तो इन सारी चीज़ों को हमें कॉस्ट स्टेटमेंट में इन सारी चीज़ों को हमें फर्निश करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें किस में बताया गया है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी फॉर मेनी बिजनेसेस इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस में क्या है ना, जो उनका सबसे सिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है दैट इज़ योर लेबर कॉस्ट, जिसमें बहुत बड़ा जो एक बड़ा पार्ट फॉर्म करता है कौन? सैलरीज और वेजेस, उनका एक बहुत बड़ा खर्चा माना जाता है। हेंस टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट द एंटरप्रेन्योर शुड कंसिडर मेजरिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, उनको अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का लेबर कॉस्ट कम करना है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने एम्प्लॉयज़ का जो एफिशिएंसी है उसको मेजर करना पड़ेगा और उन्हें एक एग्रेसिव परफॉर्मेंस टारगेट सेट करना पड़ेगा। मतलब उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बोनस या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट या फिर कुछ ऐसा जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे उनका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? उनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बहुत हद तक रिकवर हो जाएगा। ठीक है, फिर है मेजरिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट एन एम्प्लॉय हैंडल्स इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम। एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में अगर एक एम्प्लॉय सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है सो दैट इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी। जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस बनाता है, तो वो हो सकता है 1 घंटे में 20 डिवाइसेस बनाए, या फिर जो एम्प्लॉय है वो कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा है तो वो हो सकता है 1 घंटे में 15 कस्टमर्स को सर्व करे। तो इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी होता है ना, दिस माइट वेरी अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स बियॉन्ड द एम्प्लॉयज़ कंट्रोल। जैसे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स हु प्रेजेंट फॉर सर्विस। ये जो प्रोडक्टिविटी होता है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर वेरी करता है। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी इज द बेसिक मेजर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क आउटपुट। तो इसीलिए हमें अगर एम्प्लॉय का जो एफिशिएंसी है कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? उसका प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है वो हमें डिटरमाइन करना आना चाहिए, राइट? फिर आता है हम लोग का डिटरमाइनिंग यूनिट ऑफ सर्विस, उसको बोला जाता है UOS। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रिक्वायर अ डिफाइंड यूनिट ऑफ सर्विस। सो UOS जो होता है, UOS एनालिसिस जो होता है, ये बेसिकली जॉब स्पेसिफिक होता है और ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होता है जिनका जो नेचर ऑफ जॉब है दैट इज़ वेरी रेपिटेटिव इन नेचर। अगर वो हर दिन बार बार सेम काम ही कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को यूनिट ऑफ सर्विस के बेसिस पर जज करेंगे तो वो एक बेटर जजमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पॉट वेल्डर माइट हैव वेल्ड्स कंप्लीटेड और पार्ट्स कंप्लीटेड। जो भी एक वेल्डिंग करता है
तो उनके लिए मे बी उनका जो यूनिट ऑफ सर्विस है वो है कि उन्होंने कितने वेल्डिंग्स कंप्लीट किए या फिर कितना उनका वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन जो एक हाउसकीपर एक होटल में होता है उनके लिए यूएस क्या हो जाएगा कि उन्होंने हर शिफ्ट में कितने रूम्स क्लीन किए। तो यूनिट ऑफ सर्विस इज नथिंग बट योर कॉस्ट यूनिट, या फिर आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स किए हैं अभी तक, कंप्लीट आपने कर लिया है, दैट इज नोन एज योर यूनिट ऑफ सर्विस। फिर है मेजरिंग एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्चुअल टाइम। ओके, एफिशिएंसी क्या है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है एम्प्लॉय कॉस्ट, और एफिशिएंसी हमें पता है क्या? एक्चुअल उन्हें कितना टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय उनको कितना टाइम लगना चाहिए। एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय बजटेड टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। तो यहाँ पर भी बस वही बात हो रही है। फिर यहाँ पर और कुछ बोल रहा है बेंचमार्क्स एंड टारगेट्स। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है ना, वो लोग एक ऑलरेडी अपने प्रोडक्टिविटी को लेके, अपने मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को लेके एक बेंचमार्क सेट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करते हैं कि यही हम लोगों का स्टैंडर्ड है। लेकिन मोस्ट कंपनीज विल हैव टू एस्टेब्लिश फॉर देमसेल्व्स हाउ लॉन्ग बेसिक टास्क शुड टेक। तो बेसिकली क्या है ना, बहुत मोस्ट ऑफ द कंपनीज को ये अपने लिए सेट करना चाहिए कि उनका जो बेसिक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, और उस हिसाब से उनको उनके परफॉर्मेंस टारगेट्स को सेट करना चाहिए। द टास्क ऑफ बेस लाइन मेजरिंग शुड बी डन विथ अ टाइम स्टडी। तो कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए वो किस चीज़ से होता है? टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, जो भी आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करके उसको निकालेगा, दैट विल बी नोन एज योर स्टैंडर्ड टाइम, या फिर बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। और वो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको कैसे निकाला जाता है? एवरेजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टेक और assesses the amount of time an average employee performs the task। एक एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम जो कि एक एवरेज एम्प्लॉई उस काम को करने के लिए लेता है, दैट विल बी नोन एज योर स्टैंडर्ड टाइम, है ना। एंड इट मे नॉट बी आइडियल टू रिक्वायर एम्प्लॉयज़ टू बी 100% एफिशिएंट। हम एम्प्लॉयज़ को ये तो नहीं बोल सकते हैं कि आपको 100% एफिशिएंट होना ही चाहिए, और स्पेशली व्हेन द एम्प्लॉयज़ लैक कंट्रोल ओवर देयर ओन प्रोडक्टिविटी, है ना। तो इसीलिए इफ़ एन एम्प्लॉय कैन नेवर हिट 100% देन देयर मोरल में सफ़र। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बेंचमार्क और टारगेट्स जो कंपनीज सेट करते हैं उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है उनके मोरल का भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम एम्प्लॉयज़ पर उतना भी प्रेशर नहीं डालेंगे कि दे विल हैव टू हिट 100% एफिशिएंसी, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। Next is your longitudinal reporting. The real benefit to measure employee efficiency is in longitudinal reporting. Calculating efficiency over a period of time can identify opportunities to reorganize staffing. अगर हम लोग एक over a period of time अगर हम लोग efficiency calculate करते रहेंगे तो उससे क्या होता है ना, हम ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख सकता है कि हम लोग अपना स्टाफिंग किस हिसाब से करें, या फिर जैसे हम लोगों का एम्प्लॉई हायरार्की है उसको हम लोग कैसे रीऑर्गेनाइज करें, कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है, कौन से एम्प्लॉयज़ को हमें रिमूव करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। और हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है उसको भी हम लोग कैसे इंक्रीज करें बाय गिविंग देम अ मोटिवेशन ऑफ पेइंग मोर बोनस, कैसे हम लोग उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। एफिशिएंसी स्कोरिंग कैन ऑल्सो हेल्प विथ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। ओके, एफिशिएंसी स्कोरिंग जो होता है वो आपको ये चीज़ प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करता है कि आपकी कंपनी 5 साल डाउन द लाइन कहाँ पर होगी। If it takes 90 seconds to produce a mechanical device and the employees are operating at 75% efficiency, then instead of producing 40 widgets per hour, only 30 will be produced, right? So
लॉन्गिट्यूडिनल रिपोर्टिंग बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि अगर एक डिवाइस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 90 सेकेंड लगता है तो उनको आइडियली 1 घंटे में 40 बनाने चाहिए, 40 डिवाइसेस बनाने चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी ही 75% है तो वो लोग ऑब्वियसली 100% एफिशिएंसी पे तो काम नहीं कर सकते हैं। 100% पे काम करते तो 40 होता, 75% पे काम कर रहे हैं तो 30 होगा। तो यहाँ पर बस उसी चीज़ की ही बात हो रही है। और इसके साथ ही कंप्लीट होता है हम लोग का एम्प्लॉय कॉस्ट वाला चैप्टर। एंड आई रियली होप आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें।